प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 विज्ञान, और अध्याय इसमें 13 रहेगा बच्चों। 13 चैप्टर है और पाठ का नाम है आपके पास अपशिष्ट जल की कहानी। इस अध्याय के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और आप सभी ध्यान से समझें बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अपशिष्ट जल की कहानी। तो अपशिष्ट जल क्या होता है? सब अपशिष्ट जल का मतलब है बच्चों, जब जल या पानी दूषित हो जाता है, उसमें अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, अशुद्धियां मिल जाती हैं कि वो पीने लायक नहीं रहता, तो उसे हम अपशिष्ट जल कहेंगे। क्या कहेंगे? अपशिष्ट जल। तो इसमें अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। देखिए, ये सभी लेसन्स के आपको प्रश्न उत्तर यहां से मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, जब आप इसके लेसन के अगर आपने प्रश्न उत्तर देखने हैं अभी कहाँ से हम कॉपी में लिखें, तो आप ये brkapoor.blogspot.com पे जाइए और आपको सभी अध्याय के जो हैं गूगल पे जब टाइप करोगे ना आप, तो सभी ये आपको ये सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो आप जिस भी लिंक को दबाएंगे वही लेसन खुल जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों पे। जल को स्वच्छ करना खाली स्थान को दूर करने की प्रक्रिया होती है। जल को स्वच्छ करने का मतलब है जल को साफ करना। तो इसका मतलब जल को साफ कैसे करेंगे? यदि हम उसमें अशुद्धियां जो मिली हुई हैं उसको दूर कर दें। तो यहाँ पे प्रदूषक आ जाएगा, या अशुद्धियां भी आप लिख सकते हो। अशुद्धियां या प्रदूषक। प्रदूषक प्रदूषक वो वस्तुएं होती हैं जो जल को दूषित करती हैं। जैसे उसमें केमिकल मिल गया कोई, या उसमें कोई कचरा मिल गया, पॉलिथीन मिल गया, तो जो भी जल को दूषित कर रहे हैं उन्हें प्रदूषक बोलते हैं। और अगर हम इनको दूर कर दें पानी में से, तो वो पानी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रदूषक। दूसरा है बच्चों, घरों द्वारा निर्मुक्त किए गए अपशिष्ट जल को खालिस्तान कहा जाता है। यानी जो घरों से जो दूषित जल निकलता है, जो आपके घरों से नालियों में जो पानी छोड़ा जाता है, तो वो क्या बोलते हैं बच्चों से? उसे सीवेज बोलते हैं इंग्लिश में, या वाहित मल। वाहित मल का मतलब है ऐसा मल, ऐसा मैल कुचैल जो भी गंदगी होती है जो पानी के साथ बहती हुई जाती है, तो उसे वाहित मल कहते हैं। जो अक्सर आप नालियों में देखते हो, जो हमारे पास सीवरेज होते हैं उनमें जो देखते हो ना गंदा पानी, तो उसे वाहित मल बोलेंगे या सीवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीवेज या वाहित मल। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है बच्चों, शुष्क डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। शुष्क गोबर। ठीक है, यानी शुष्क गोबर का मतलब जो गोबर जो है वो सूखी हुई हालत में होता है, जब खाद बन जाती है तो उसका उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं, तो गोबर इसका आंसर आ जाएगा। फिर है नालियां डैश और डैश द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। नालियां किसके कारण अवरुद्ध होती हैं बच्चों? नालियां, हाँ, पॉलिथीन के कारण। और रसोई से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, रसोई में से जो कचरा निकलता है ना, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है, तो हम अगर उसको नाली में डाल दें तो उससे नाली बंद हो जाएगी। या उसमें जैसे चाय पत्ती होती है या पॉलिथीन होते हैं, जब हम उनको नालियों में डाल फेंक देते हैं, तो अब अक्सर आपने देखा है लोग क्या करते हैं, जो कचरा निकलता है ना रसोई में से, तो उसको नाली में डाल देते हैं, या उसमें घी वगैरह तेल की तली हुई चीजें डाल दी, तो उससे नाली जो है अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है, और ये एक बड़ी समस्या बन जाती है फिर। ठीक है, तो हमें उसमें नाली में इनको नहीं गिरना चाहिए बच्चों। फिर ये प्रश्न पहला हो गया पूरा बच्चों। दूसरा है वाहित मल क्या है? वाहित मल क्या है? समझाइए कि अनउपचारित वाहित मल को नदियों या समुद्र में
छोड़ना क्यों हानिकारक होता है? वाहित मल, ये देखिए बच्चों, आपके ये चित्र में दिख रहा है, ये वाहित मल है, ये गंदा है, नाले का पानी है, ठीक है। अगर हम इस पानी को, ये जो पाइपलाइन है, जैसे सपोज करो गांव या शहर से आ रहा है, ये अंडर सीवरेज दबे होते हैं, तो ये अब ये पानी जो है नदी में छोड़ दिया गया है यहाँ पे। अब ये गंदा पानी है, इसमें केमिकल भी हैं, कितने कीटाणु हैं, कितने जीवाणु, यानी बहुत सारी अशुद्धियां इसमें मिली हुई हैं। और अगर हम इस पानी को सीधा नदी में छोड़ दें, अब केमिकल वाला पानी हुआ ये, और इसको हमने नदी में छोड़ दिया, तो नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे मछलियां होती हैं नदी में, ठीक है, कछुए होते हैं, इस तरह के काफी सारे जीव जंतु होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो अब ये पानी दूषित हो गया नदी का, तो फिर वो बेचारे मर जाएंगे। तो इसलिए हमें, और जब भी नदी का पानी जहां भी यूज करेंगे उस नदी के पानी को, तो वहां वो नुकसान करेगा। तो इसलिए इसको नदी में छोड़ने से पहले इसको उपचारित करना पड़ता है। उपचारित के लिए जगह जगह पे बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं जिस जहां पे पानी को, सीवेज को साफ किया जाता है, यानी उसमें से ये केमिकल जो अशुद्धियां है ना, उनको दूर करेंगे पहले, फिर उसको नदी में छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, वाहित मल एक तरल पदार्थ है जिसमें अपशिष्ट होता है। अपशिष्ट का मतलब अशुद्धियां होती हैं, गंदगी होती है, जिसे घरों, औद्योगिक, कृषि गतिविधियों द्वारा पानी में बहा दिया जाता है। अनुपचारित वाहित मल को नदियों या समुद्रों में छोड़ना हानिकारक होता है, ठीक है, क्योंकि यह पानी के पूरे स्रोतों को दूषित कर देता है, और वाहित मल में हानिकारक पदार्थ होते हैं जो रोग पैदा करने वाले जीव होते हैं। इसलिए अनुपचारित वायु मल को पानी में छोड़ना खतरनाक है, ठीक है। तो इसमें अशुद्धियां होती हैं, प्रदूषक होते हैं जो पूरे पानी को गंदा कर देंगे। तो इसलिए इसको पहले छोड़ने से पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? उपचारित। क्या करना पड़ेगा? उपचारित। यानी इसको उपचार करना पड़ेगा। इसका उपचार, जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है तो डॉक्टर उसका उपचार करता है, फिर उसको ठीक कर देता है, तो उसी प्रकार से हमें इसका भी उपचार करना पड़ेगा पहले। इसको, यह भी बीमार है एक तरह से, ठीक है, तो इसकी बीमारी को जब इससे दूर करेंगे, बीमारी का मतलब इसके प्रदूषक को इससे दूर करेंगे, तो फिर इसके बाद इसको पानी में छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद है बच्चों, देखिए प्रश्न 3, तेल और वसा को नदियों या नालियों में क्यों नहीं बहाना चाहिए? तेल या वसा, तेल या तली हुई चीजें जो होती हैं या वसा वाली चीजें होती हैं, उनको नाली में नहीं डालना चाहिए, नाली में नहीं बहाना चाहिए। क्यों? नालियां होती हैं, जैसे ये है, ये सिंक है जहां पे बर्तन धोते हैं, रसोई में लगी होती है। और ये देखो, जो जैसे इसने क्या पकोड़े बनाए होंगे इनके घर, क्या बनाए होंगे? पकोड़े। तो पकोड़े बनाने के बाद इसने क्या किया, वो जो तेल बच गया होगा ना, वो इसमें ही डाल दिया सिंक में। अब जब हर रोज ऐसे ही करेंगे, अब इसमें सिंक में और भी दूसरी, जब बर्तन धोते हैं तो भोजन भी जाता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे जब कई दिन ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर उसका पाइप के अंदर ये जम जाएगा वसा से, और फिर वो कुछ के दिनों के बाद ये पाइप जो है, ये देखो ये पाइप हो गया ना, ये बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा, फिर वो कहेगा भाई ये पाइप चेंज होएगा, फिर आपके पैसे की भी बहुत सारी हानि होगी। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो तेल है, तली हुई चीजें हैं, या कचरा होता है जो, उसको इसके अंदर सिंक के या पाइप के अंदर नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारी जो पाइपलाइन है वो बची रहेगी, साफ रहेगी। तो इसमें यही लिखा हुआ है, तेल और वसा को नालियों में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पाइपों में मिट्टी को सख्त कर देते हैं। पाइप के अंदर मिट्टी भी होगी, और मिट्टी के अंदर अगर तेल चला जाता है ना, तो वो चिपचिपी हो जाती है, और जहां भी चिपक गई वो छोड़ती नहीं, तो फिर वो पाइप के अंदर ही चिपनी शुरू हो जाती है, ठीक है।
और उन्हें अवरुद्ध कर देती है। तो नाले में मिट्टी के छिद्रों में वसा फंस जाता है और उसे अवरुद्ध कर देता है। यह पानी को बहने नहीं देता, इससे पाइप बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें सिंक या पाइप में कभी भी तेल या वसा नहीं डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गई होगी बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के सभी चरणों का वर्णन करें। अब जो मैं बोल रहा था ना आपको, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये हमारे पास एक तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है बच्चों। इसमें क्या होता है, जैसे नदी है, ये नदी से गंदा पानी आया, अब इस नदी के पानी को हमने पीने लायक पानी बनाना है, तो उसके लिए हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और ये प्लांट है एक तरह से। इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले पानी को जो है इन सलाखा छन्नक से गुजारते हैं। सलाखा छन्नक होती है, यहाँ पे सलाखें होती हैं। ये देखो, ये बीच में ना सरिये होते हैं लगे हुए, सलाखें बोलते हैं जिन्हें, और उनके बीच में से जब पानी गुजरता है ना, तो जो उसमें बड़ी आसूदियां होती है, जैसे पत्ते होते हैं, लकड़ी होती है, पॉलिथीन होते हैं, जो तैर रही होती हैं आसूदियां, तो वो यहाँ पे अलग हो जाती हैं। ठीक है, फिर जब इनके बीच में से गुजरेगा पानी, फिर हम इसको अवसादन के लिए, सेंडिमेंटेशन के लिए एक बड़े टैंक में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बड़े टैंक में इसको पानी को छोड़ देंगे, तो इसमें जो अशुद्धियां मिली हुई हैं, जैसे मिट्टी घुल रही है, रेत घुला हुआ है, तो वो इसमें नीचे बैठ जाती हैं अशुद्धियां। ठीक है, फिर जो ऊपर वाला पानी है, इसको अगले पाइप से हम फिल्ट्रेशन के लिए ले जाते हैं, इसको छानते हैं। यानी यहाँ पे बारीक छलनी लगी होती है, फिल्टर पेपर होते हैं जैसे, या काफी सारी बारीक होते हैं लगे चीजें, जिसमें से इसको पानी को छान के आगे ले जाया जाता है, छान कर साफ करते हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, अब इसमें से हमने अशुद्धियां तो अलग कर दी, मिट्टी तो अलग कर दी, ठीक है, लेकिन इसमें अभी कीटाणु हो सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो हमें बीमारियां लगा सकते हैं। तो उन जीवों को मारने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन की गोलियां, क्लोरीन की दवाई इसमें डाल देते हैं। कई बार आपको देखा होगा, जो टूंटी के पानी में स्मेल आती है पानी, तो वो क्लोरीनेशन होती है, उसमें क्लोरीन दवाई डालते हैं वो टूंटीगर वाले। ठीक है, तो वो इसलिए डालते हैं ताकि जो कीटाणु होते हैं ना पानी में, वो मर जाएं और हमें बीमारियां ना लगें। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन कर दी, और फिर इसको टैंक में स्टोर कर लेते हैं पानी को, और फिर इसी टैंक से घरों में पाइपलाइन के द्वारा पानी को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ करते हैं। तो ये लिखा हुआ है सब कुछ इसमें, देखिए, सलाखा छन्नों से गुजारते हैं। सबसे पहले सभी भौतिक अशुद्धियां, जैसे पत्थर हो गया, प्लास्टिक की थैली, डिब्बे आदि को हटाना होता है, तो सलाखा छन्नक में से उसको गुजारते हैं। फिर अवसादन करते हैं, फिर पानी को मिट्टी और बालू हटाने वाले टैंक में ले जाया जाता है, जहां अवसादन द्वारा अशुद्धियों को अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अपंक दूर करना। अपंक का मतलब अशुद्धियां दूर करना, या जो उसमें मिट्टी, बारीक मिट्टी जो घुली हुई है अभी भी पानी में, तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, ठोस अशुद्धियां और मल आदि पानी में के तल में एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित इन अशुद्धियों को कीचड़ कहा जाता है। तो इसे तली से अलग कर लिया जाता है और पानी को छान दिया जाता है। फिर क्लोरीनेशन करेंगे, उसमें क्लोरीन की दवाई डालेंगे। स्वच्छ जल सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अन्य अशुद्धियों से साफ किया जाता है। क्लोरीनेशन से सभी रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से पानी को शुद्ध करते हैं। आपको पता लग गया है? तो चलिए अब आगे चलते हैं। अपंक। अपंक क्या है, बताइए कि इनको कैसे उपचारित किया जाता है। अपंक, अपंक इंग्लिश में स्लज बोलते हैं इसे। ठीक है, व्हाट इज स्लज। तो जो पानी में अशुद्धियां मिलती हैं, तो जैसे पानी को हम, गंदा पानी है, अगर हम उसको 1-2 दिन के लिए एक जगह पे छोड़ देते हैं, तो उसमें से जितना भी
अपंक होता है, कीचड़ बोलते हैं जिसे, वो नीचे बैठ जाता है, तो वो ही क्या है, अपंक है। ठीक है, तो ये है अपंक जल उपचार संयंत्र में उपचार के दौरान अपशिष्ट जल से एकत्रित ठोस अपशिष्ट होता है। तो आप चित्र में देख रहे हो, ये जब इसमें पानी तालाब में भर दिया था ना, तो फिर उसके बाद उसमें ये मिट्टी रहेगी, कीचड़ रहेगा, जिसे अपंक कहते हैं। तो अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपंक को एक अलग टैंक में विघटित कर दिया जाता है और सक्रिय अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। यानी इसको फिर जब अपंक जो होता है ना, इसकी बाद में खाद बना ली जाती है, जो खेतों में फसलों में डालने के उपयोग में आ जाती है। ठीक है, तो अपंक के बारे में पता लग गया। हाँ, जो कीचड़ होता है पानी में घुला हुआ, उसे अपंक कहते हैं। जो ठोस अशुद्धियां होती हैं उसे अपंक कहते हैं। फिर है अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य के लिए संकट है, क्यों? अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित करता है। ये प्रदूषित पानी में रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो हैजा, पेचिस आदि महामारी फैला सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास जल को कीटाणु रहित करने के लिए दो रासायनिक पदार्थों के नाम। तो एक तो क्लोरीन डालते हैं हम पानी में, उससे रोगाणु खत्म हो जाते हैं, और एक ओजोन। ओजोन भी एक केमिकल है एक तरह से, जो पानी को साफ करने के लिए रोगाणुओं को, रोगाणु नाशक दवाई होती है एक तरह से ये भी। फिर अपशिष्ट जल से उपचार संयंत्र में शलाखा छन्नों के कार्य को समझाएं। जहां पे अपशिष्ट जल को संचारित किया जाता है, उपचारित किया जाता है, वहां पे शलाखा छन्नक का क्या काम है भाई? शलाखा छन्नों में से सभी जो भौतिक और ठोस अशुद्धियां होती हैं, अपशिष्ट जल से साफ कर ली जाती हैं। ठीक है, जैसे बड़े आकार के कचरे होते हैं, जैसे नैपकिन होता है, प्लास्टिक डिब्बे होते हैं, ये इनको शलाखा छन्नों से या बार स्क्रीन के माध्यम से जब उसको निकाला जाता है, तो वो वहीं पे रुक जाते हैं, तो वहां से उनको अलग कर दिया जाता है। फिर स्वच्छता और रोग के बीच में संबंध की व्याख्या करें। स्वच्छता और रोग, यानी जहां स्वच्छता होगी वहां रोग क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यह है स्वच्छता और रोग एक दूसरे से संबंधित है। स्वच्छता में घर और सार्वजनिक स्थानों से सीवेज या व्हाइट मल और कचरे का उचित निपटान शामिल है। ठीक है, जो घरों में से कचरा निकलता है उसका उचित निपटान होता है, यानी उनको सही स्थान पे रखा जाता है। यदि स्वच्छता होगी तो कोई रोग नहीं होगा, लेकिन यदि स्वच्छता नहीं होगी तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे और फैलेंगे। इसलिए बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई रखनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो जहां साफ सफाई होगी वहां बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए स्वच्छता अपनाओ, रोग भगाओ। फिर 10वां प्रश्न आपके पास, स्वच्छता से संबंध में एक सक्रिय नागरिक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो स्वच्छता के लिए आप क्या कर सकते हो? तो देखिए, सक्रिय नागरिक का मतलब है अच्छा नागरिक, जो देश के लिए कुछ कर रहा है अच्छाई। तो नागरिक के रूप में हमें अपने आसपास पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमें स्वच्छता के लाभों के बारे में लोगों को समझाना चाहिए कि स्वच्छ रहेंगे, हम खुद को स्वच्छ रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, तो हमें सभी खुली नालियों को ढकने और खुले में फेंके जाने वाले रोग पैदा करने वाले पदार्थों को हटाने में सफाई कर्मचारी की भी मदद करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो भाई झाड़ू लगाएगा, आके स्वीपर का काम है जो नौकरी कर रहा है, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें यह होना चाहिए कि मेरी वजह से कम मेरी वजह से तो कचरा ना फैले, या मैं ऐसे तो नहीं भाई पॉलिथीन अपने घर से कचरा उठाया और फेंक दिया दूसरे घर के सामने, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो हमें जो है जो कचरा अगर दिखता भी है ना कहीं भी पड़ा हुआ, तो उसको भी डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी कम वजन होगा और वो कचरे को आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। हम गीले और सूखे कचरे को अलग करके डस्टबिन में रखेंगे। अब घर में जो कचरा होता है दो तरह का होता है, एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा। सूखे कचरे में प्लास्टिक, पॉलीथीन, इस तरह की चीजें आती हैं जिनको हम अलग इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे आपके पास घर में पॉलीथीन आते हैं हर रोज सब्जी में, तो उनको आप अलग जगह इकट्ठे करते रहें। या प्लास्टिक कहीं टूट गया, खिलौने टूट गए प्लास्टिक के, कोई सामान प्लास्टिक का टूट गया, तो उसको अलग स्टोर करें और जब भी कोई आता है कबाड़ी, उसको आप बेच सकते हो, उससे आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। और जो गीला कचरा है, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, ठीक है, फ्रूट खाया आपने, सेब खाया उसके छिलके हैं, केला खाया उसका छिलका है, तो उसको आप अलग डस्टबिन में डालें और उसको आप उसकी खाद भी बना सकते हो, ठीक है, और फिर उसको पेड़ पौधों में कहीं भी डाल सकते हो। तो इस प्रकार से गीला और सूखा कचरा जो है अलग करना चाहिए। उससे हमारे पास जो कचरा है उससे बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है जो कचरे का, तो उससे ज्यादा बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। और हाँ, नालियों का विशेष ध्यान रखें, नालियों को साफ सुथरा रखें। जो आपके आसपास नालियां होती है ना, उसमें कभी भी कचरा ना डालें। डालोगे नहीं? ठीक है, शाबाश, अच्छे नागरिक बनोगे। तो इसके बाद ये आपके पास एक पहेली है बच्चों। क्या है? पहेली। यहाँ एक वर्ग पहेली है, आपको इसको समझाना है। जैसे ये प्रश्न है, वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैस के उत्पादन, यानी 2 नंबर है बाएं से दाएं। 2 नंबर में जब आप बाएं से जाएं ऐसे चलते हो, तो आपके पास एक ऐसा अक्षर आएगा यहाँ पे कि वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैस के उत्पाद हैं, तो क्या हो सकता है? तो हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा बायोगैस। क्या आ जाएगा? 4 अक्षर का है वो, बायोगैस। तो यहाँ पे इस तरह से आपने ये पढ़ने हैं, तो आपके पास ये आंसर है। वैसे ओजोन है, एक ओजोन गैस भी आ जाती है जैसे। अच्छा, 2 नंबर पे बायोगैस आएगी। 1 नंबर पे जल उपचार में रोगाणु नाशक, नाचन है ना, नाशक के लिए प्रयुक्त एक रसायन, तो ये ओजोन आ जाएगी। 2 नंबर पे बायोगैस। 3 पे अवायवीय जीवाणु होते हैं, 3 नंबर ये है। वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करता है, 3 नंबर ये है। देखिए 3 नंबर ये है ऐसे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ये लिखे हुए हैं अवायवीय जीवाणु। 4 नंबर, इस प्रक्रिया में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। जो प्रदूषित जल आता है ना, उसमें से वायु को गुजारते हैं, तो वो होता है भाई वातन। क्या होता है? वातन। 5वें में आएगा आपके पास, संदूषित जल को अपशिष्ट जल कहते हैं। संदूषित जल को क्या कहते हैं? फिर उसके बाद है 6, वह स्थान जहां वाहित मल से प्रदूषक अलग किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं, उसे उपचार संयंत्र कहते हैं, जल उपचार संयंत्र कहते हैं। फिर 7वां है, वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था क्या सीवर होता है, सीवरेज बोलते हैं जिसे, यानी जिसमें से गंदा पानी बाहर जाता है ना घरों में से, तो उसे सीवर बोलते हैं, सीवरेज बोलते हैं। फिर 8वां है आपके पास, उपयोग के बाद नालियों में बहता हुआ जल जो होता है उसे वाहित मल या सीवेज कहते हैं, ठीक है। और 9वां है, अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं। क्या करते हैं? मल, यानी खुले स्थानों पे लोग पहले क्या करते थे, अब तो बहुत कम हो गया है। अब तो लोग अंदर टॉयलेट में ही जाते हैं शौच आदि करने के लिए, लेकिन पहले लोग खुले में जाते थे। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, तो जब टॉयलेट नहीं होते थे ना, शौचालय नहीं होते थे घर में,
तो लोग खुले में खेतों में बैठ के आते थे, कोई गांव के बाहर गलियां हैं जो उनमें बैठ जाते थे, तो उससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती थी, क्योंकि गंदगी के ऊपर मक्खियां बैठती थी, वही मक्खियां उड़ के फिर आपके खाने पे बैठ जाती थी घर पे, तो उससे फिर बहुत बीमारियां लगती थी बच्चों। ठीक है, तो अब तो ये बहुत कम हो चुका है। फिर 12वां प्रश्न है आपके पास, ओजोन के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। ओजोन, ओजोन में क्या है बच्चों, इसमें देखिए जीवों की सांस लेने के लिए आवश्यक है ओजोन, नहीं ऑक्सीजन होती है, सांस के लिए ओजोन नहीं होती बच्चों, तो ये ए तो होगा नहीं इसमें। फिर इसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो यह भी सही है, क्योंकि ओजोन गैस जो होती है ना हमारे वायुमंडल में है, जो पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, सूर्य से आती हैं पराबैंगनी किरणें। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है, तो ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, तो इनमें से सही क्या है, बी और सी, बी और सी सही है बच्चों, तो दूसरे वाला। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा हो चुका है लेसन। ठीक है, तो बच्चों आशा है आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपको अगर समझ में आया तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।